तो गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो हम लोग जैसा कि हमारा सब्जेक्ट था ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देखा है। और जो हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हमारा ये सब्जेक्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि हम किस तरीके से कंप्यूटर के साथ पर्टिकुलर जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि अगर हमें सिंपल वे में कंप्यूटर को अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो तो हम किस तरीके से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात देखने की ये है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में जैसा आप लोगों ने देखा कि हमें इंटरफेस को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि कस्टमर को आसानी से समझ में आ सके कि ये पर्टिकुलर जो इंटरफेस है वो किस लिए बनाया गया है। ठीक है, आज की प्रेजेंट टाइम में जितनी भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, सब में हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में हम ये कहें कि आज की डेट में विदाउट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के हम कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से इम्पोर्टेंस ऑफ एट गुड डिज़ाइन, कि अगर हम अच्छे डिज़ाइन को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर अच्छे इंटरफेस को अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें हमें मतलब कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में ये कहें कि इम्पोर्टेंस क्या है 8 गुड डिज़ाइन का, या फिर ये कह लें कि गुड डिज़ाइन का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है ना। तो गुड डिज़ाइन का इम्पोर्टेंस जो है वो नीचे 8 पॉइंट्स में पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, जिसमें से सबसे पहला था आपका क्लियर की अगर बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा पर्टिकुलर इंटरफेस हो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी यूज़र जैसे ही आपके इंटरफेस पे पहुंचे तो उसको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये इंटरफेस किसके लिए बनाया गया है और किस लिए यूज़ किया गया है, ये किस लिए यूज़ किया जाएगा। आप पॉपअप मैसेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर अपने इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद से कंसाइजनेस की बात आई थी, और हमने ये डिस्कस किया था कि क्लियरिटी ही, अगर आप यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आपकी कंसाइज भी है, क्योंकि केवल और केवल क्लियरिटी पे अगर हम फोकस करें तो क्लियरिटी के चक्कर में हम होता है कि हम अपने इंटरफेस को इतना लेंथी बना दें कि यूज़र जो है उसको समझने में उसको काफ़ी टाइम लग जाए। तो इसके लिए हमें क्लियरिटी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जितना छोटा से छोटा हम इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर सके ताकि यूज़र आसानी से उसको समझ भी सके और ज़्यादा कुछ उसको रीड भी ना करना पड़े। ठीक है, जैसा कि ये पर्टिकुलर आइकन के बारे में, वो आउटपुट वॉल्यूम के बारे में, ये छोटा सा जो आइकन है हमने पिछली बार ये शो कर रहा है कि कंसाइज वे में क्लियर पिक्चर दे रहा है कि ये आउटपुट वॉल्यूम के लिए यूज़ हो रहा है, और इसका ये पर्टिकुलर जैसे जैसे हम इस नीले वाले टैब को आगे करते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो एक क्लियर है और कंसाइज भी है कि यूज़र आसानी से इसको देख के समझ सकता है कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस किसके लिए बनाया गया है। इसके बाद से दोस्तों फैमिलियर की बात आई थी कि जो भी हम इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हो तो चूंकि वो इंटरफेस हम यूज़र के लिए डिफाइन करते हैं, तो यूज़र अगर पर्टिकुलर अगर आपके इंटरफेस पे जाता है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो उसको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ें फैमिलियर है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं या फिर इसका इम्प्लीमेंट इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर टाइप में आपके ब्लॉग्स है, कैलेंडर है, टिकट्स है, तो पर्टिकुलर जैसे ही यूज़र यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको जितने इंटरफेसेस हैं वो क्लियर कट उसको दिखाई दे रहा है, तो उसको जिसका यूज करना होगा वो आसानी से यूज कर लेगा। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट क्लियरिटी का है वो यही है कि हम लोग इसीलिए यूज़र इंटरफेस को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो यूज़र के साथ फैमिलियर हो, ताकि यूज़र उसको ऑकवर्ड ना लगे उसको यूज़ करने में, वो आसानी से उसका यूज़ कर सके। रिस्पॉन्सिव के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिस्पॉन्सिव के बारे में क्या था कि अगर यूज़र जो है हमारा कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो हमें वेबसाइट या उस पेज की तरफ से एक रिस्पांस मिलना चाहिए कि पर्टिकुलर हमें ये लगना चाहिए कि हाँ वो पेज खुल रहा है
ऐसा ना हो कि हम बैठे रहें और क्लिक करके और हमें कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है कि जिसके रिगार्डिंग हमने क्लिक किया है और हमारा पेज ओपन होगा कि नहीं। ठीक है, तो अगर हमारा पेज ओपन हो रहा है, जैसे देखिए जीमेल का ये लोडिंग वाला जो साइन है कि जैसे ही हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो इस तरीके से लोडिंग करता है, तो इसको देख के यूजर ये समझता है कि चलो हमने जो रिस्पॉन्स किया था उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर बिहेव कर रहा है और पेज लोड हो रहा है और ये वेटिंग स्टेट है, यानी कि इस स्टेट को देखते ही यूजर वेट करेगा, ये समझ जाएगा कि हाँ उसने जो इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर उस पर काम कर रहा है। ठीक है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, केवल लोडिंग भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं वो स्पैनिंग व्हील जो मूव करती रहती है वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, आप जो भी इंटरफेस आप ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। जो मेन मोटो है रिस्पॉन्सिव का वो यही है कि किस तरीके से यूजर जो है वो कनेक्ट हो सके, कि मतलब कि ये जान सके कि जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद से कंसिस्टेंट की बात हुई थी कि अगर हमें पता है कि लूपिंग के बारे में, नेस्टेड लूप के बारे में, नेस्टेड के बारे में एक्चुअल में हमें पता है, तो यहाँ पे भी क्या है कि हम यूजर इंटरफेस के अंदर भी इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी मेन इंटरफेस के अंदर सब इंटरफेस हो तो सब इंटरफेस को इस तरीके से सीक्वेंस में रखा जाए कि आसानी से उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके उसके सब इंटरफेस को एक्सेस किया जा सके। जैसा कि हम लोगों ने MS ऑफिस में देखा है कि हम MS ऑफिस इंटरफेस पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर कई सारे सब इंटरफेस खुलते हैं, जैसे कि आपका MS ऑफिस, सॉरी MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। ठीक है ना, तो उसके बाद से हमें जिस भी इंटरफेस पे जाना होता है हम उस इंटरफेस से जाते हैं और क्लिक करते हैं और पर्टिकुलर वो पेज हमारा एक्टिव हो जाता है। जैसा कि देखिए ये फिगर में लिखा हुआ है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये क्या है, एक कंसिस्टेंट है जिसके थ्रू आसानी से यूजर जिसको भी ओपन करना चाहेगा उसको वो ओपन कर सकता है। तो हम भी जब डिजाइन करें तो ये चीजें याद रखें कि अगर इंटरफेस के अंदर सब इंटरफेस है तो उनको इस तरीके से अरेंज किया जाए कि यूजर अगर उसको आसानी से देखता है तो उसको समझ सके और उसको मैनेज कर सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों एक और वर्ड आया था अट्रैक्टिव। तो हमें पता है कि हम जो भी इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं उसको इस तरीके से डिजाइन करें कि वो थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि गूगल का वेब एड्रेस पेज वाला हिस्सा होता है जिसमें जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, किस तरीके से एड्रेस वहाँ पे डाला जाता है, कौन कौन से बटन्स वहाँ होते हैं, बटन्स को किस कलर में इम्प्लीमेंट करना है। मतलब ओवरऑल की अगर कस्टमर अगर पेज ओपन करता है तो वो पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे मतलब उसका ध्यान उस इंटरफेस पे जाए, और वो तभी जाएगा जब वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ताकि यूजर उसको देखने के बाद ये जानने की कोशिश करे कि पर्टिकुलर इस इंटरफेस का यूज क्यों किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों इफिशिएंट की बात आई थी कि हमारा जो भी हम यूजर इंटरफेस डिफाइन करें वो इफिशिएंट हो। इफिशिएंट मतलब कि यूजर फ्रेंडली या यूजर के लिए हेल्पफुल हो। तो उसके लिए क्या था, जैसा कि हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि एप्पल ने देखा कि अपने मोबाइल फोन में यूजर उसके फोटोज के ऊपर काफी काम करते हैं, फोटोज का काफी यूज करते हैं, तो उसने क्या किया कि कस्टमर की हेल्प के लिए उसने एक मेन्यू बार बना दिया जहाँ पे जब भी कस्टमर किसी फोटो के साथ कुछ भी अगर कुछ ऑपरेट करना चाहता था तो वो जैसे उस पर राइट क्लिक करता था तो एक मेन्यू बार ओपन होकर आ जाता था, जिससे कि यूजर को आसानी होती थी कि वो पर्टिकुलर किसी को भी मेन्यू बार जो भी मतलब करना होता था उस मेन्यू बार में उस पर क्लिक करता था और उस फोटो के साथ वो ऑपरेशन अप्लाई कर देता था। तो ये जो इफिशियंट है ये क्या है कि एप्पल ने जैसे देखा कि यूजर किसके ऊपर उसका फोकस ज्यादा है तो उसको यूजर के लिए और ज्यादा इजी कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके ऊपर एप्पल ने काम किया। ठीक है ना, तो ये आपका इफिशियंट है। और लास्ट हमने फॉरगिवन के बारे में बात की थी, तो जैसा कि हमने बताया था कि ह्यूमन है, गलतियां हो जाती हैं, तो कभी कभी हम बाय मिस्टेक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें इंटरफेस में एक ऐसा वे भी डिजाइन करना चाहिए ताकि जिसकी हेल्प से हम आसानी से जो अगर गलती से डिलीट हो गया है तो हम उसको रिट्रीव कर सके। ठीक है ना, जैसा कि आप देखते हैं कि हम कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो इस तरीके का एक मैसेज हमें लास्ट मैसेज मिलता है जिसकी हेल्प से या तो हम उसको वापस रिट्रीव कर सकते हैं या तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंस है 8 गुड डिजाइन के। और ये 8 जो पॉइंट्स हैं, आप जब भी इंटरफेस को डिजाइन करेंगे तो आपको इस 8 पॉइंट्स के बारे में डीपली नॉलेज रखना होगा और समझना होगा, तभी जाके आप एक अच्छा इंटरफेस डिजाइन कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, बेनिफिट ऑफ गुड डिजाइन की बात करें तो
तो जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्क्रीन्स आर लेस कवर्ड। तो स्क्रीन आर लेस कवर्ड का मतलब क्या है कि अगर हम अच्छा यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे तो स्क्रीन पे जो हमारे मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो बहुत ज्यादा भीड़ होती है वो भीड़ नहीं होगी। छोटे में मतलब कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा ही आपकी स्क्रीन पे होगा जिसको आसानी से यूजर मैनेज कर सकता होगा, ठीक है ना। वुड बी लेस टाइम कंज्यूमिंग 25% लेस टाइम। अगर आपने सही तरीके से डिजाइन किया है तो यूजर को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगेगा। स्क्रीन वुड बी 20% मोर प्रोडक्टिव। स्क्रीन थोड़ा और ज्यादा प्रोडक्टिव लगेगी, ठीक है ना, अगर आपका डिजाइन अच्छा है तो। 25% फ्यूअर एरर की पॉसिबिलिटीज भी कम होगी अगर आपने डिजाइन सही तरीके से किया है तो। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग टाइम्स। कस्टमर अगर नॉर्मल अगर वो एक तरीके से अरेंज ना हो, आइकन सब एक जगह बहुत सारी स्क्रीन पे पूरी तरीके से फैले हो, तो हमें सही पर्टिकुलर सही ऑपरेशन पे क्लिक करने के लिए हमें एक्चुअल आइकन को खोजने में टाइम लग सकता है। लेकिन अगर हमने सही तरीके से डिजाइन किया है तो यूजर को कम टाइम लगेगा पर्टिकुलर ऑपरेशन पे को क्लिक करने के लिए। ट्रेनिंग कॉस्ट आर लोअर। ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ लोअर का मतलब क्या है कि GUI का यूज करने के बाद या फिर यूजर इंटरफेस का यूज करने के बाद अगर हम कहें तो वो ज़्यादा इजी है कस्टमर को यूज करने में कमांड लाइन इंटरफेस के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा काफ़ी इजी है। द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर बेनिफिट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड सर्विसेज। कस्टमर को बेनिफिट इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पे क्या है कि सर्विसेज इम्प्रूव हो जा रही है। किसकी वजह से? अगर आप सही तरीके से डिजाइन कर रहे हैं इंटरफेसेस को। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो बेनिफिट्स में आप ये कह सकते हैं कि अगर हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन या ह्यूमन इंटरफेस डिजाइन करना चाहते हैं तो हमें एक जितने भी पॉइंट्स हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है ना, उसको हमें फोकस करना होगा, तभी जाके हम सही तरीके से इंटरफेस को डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा है, अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो लाइनक्स बेस पे काम करते थे, यानी कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते थे। तो चूंकि बाद में हमारा माइक्रोसॉफ्ट आया, लेकिन वो पूरी तरीके से मार्केट पे उसका एक अपना दबदबा सा हो गया। तो उसका रीजन क्या था कि जो हमारे कमांड लाइन इंटरफेस के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनको कस्टमर को यूज करने में डिफिकल्टीज फील करनी पड़ती थी, उनको लाइन ऑफ कमांड्स याद करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन GUI जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ या ह्यूमन इंटरफेसेस को जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस किया तो वो सारी चीजें क्या हो गई कि एक आइकन्स के रूप में काम करने लगी। यानी जो इंस्ट्रक्शन हम कमांड के रूप में देते थे उसे हम सिंपल माउस के थ्रू ले जाके क्लिक करके वो इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। तो वो जो प्रोसेस था वो काफी इजी था, कस्टमर उसको सॉरी यूजर उसको आसानी से समझ लेता था और इसलिए उसका यूज करता था। इसलिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि मार्केट में आपका ये ऑब्जेक्ट सॉरी लाइनक्स या कमांड लाइन इंटरफेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की कमी होती गई और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वो मार्केट पे पूरी तरीके से वो कंट्रोल कर गया, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस खराब है, क्योंकि अगर वो खराब होता तो आज वो यूज नहीं होता, लेकिन आज भी उसका यूज होता है। कुछ मामलों में वो GUI से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मतलब इतना है कि अगर आप गुड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स समझने होंगे, तभी जाके आप एक अच्छा यूजर इंटरफेस डिज़ाइन कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अगर आपने एक सही तरीके से डिज़ाइन किया है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। और ये बेनिफिट्स कहीं ना कहीं यूज़र के लिए हैं, और यूज़र को अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो ही हमारा प्रोडक्ट सक्सेस है। ये तो बिजनेस का रूल है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें स्क्रीन डिज़ाइन की, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में टच स्क्रीन का कोई हिसाब किताब नहीं था, और स्क्रीन भी इतनी मतलब कि जैसे ही कंप्यूटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस हुई थी वैसे ही स्क्रीन नहीं तैयार हो गई थी, ठीक है ना।
तो ये भी धीरे धीरे करके इसके स्क्रीन के ऊपर भी काफ़ी काम हुआ है, कई सारे स्टेजेस रहे हैं, तब जाके एक एक्चुअल स्क्रीन जो आज हम यूज़ करते हैं वो स्क्रीन हमें देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्क्रीन डिज़ाइन की हिस्ट्री रही है। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इन अर्लियर 1970s screen design at this time period has little to guide it, being driven by hardware and telephone lines transmission issues। यानी कि 1970s में कोई अच्छा कोई गाइडेंस या कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से स्क्रीन को डिजाइन करना है। ठीक है ना, हम वही पुराने तरीके हार्डवेयर टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन का काम करते थे। On 1917 screen often resemble the one pictured in figure 1.1। 1917 में पहली बार हम बात करें कि स्क्रीन के बारे में या स्क्रीन का आइडिया जो है वो मार्केट में आया था, और हमने एक स्क्रीन एक तरीके से कहा कि हमने एक स्क्रीन डिज़ाइन की थी जो कि आज जैसा स्क्रीन है वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक स्टार्टिंग स्टेज के लिए वो काफ़ी इफेक्टिव था। efficiently जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि effectively using this kind of screen required a great deal of practice and patience। तो ये जो स्टार्टिंग में 1917 में जो ये स्क्रीन डिजाइन की गई थी, तो उसमें क्या था कि उसको उस समय उसको यूज करना एक तरीके से काफी प्रैक्टिस और धैर्य का काम था, पेशेंस का काम था, ताकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते थे पेशेंस के साथ, तब तक आप उस पर्टिकुलर स्क्रीन को कैसे यूज करना है ये नहीं समझ पाते थे। ठीक है ना, मोस्ट अर्लियर स्क्रीन वेयर मोनोक्रोमेटिक टाइपली प्रेजेंट ग्रीन टेक्स्ट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। तो जो मोस्टली जो सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन थी वो किस टेक्नोलॉजी पे थी, मोनोक्रोमेटिक थी। ठीक है ना, जिसका जो टेक्स्ट था वो ग्रीन था और जो बैकग्राउंड था वो क्या था, ब्लैक था। ठीक है ना, तो ये देखिए ये फिगर है हमारे जो सबसे मोनोक्रोमेटिक स्क्रीन का जो 1917 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वो दिखता था। इसमें चीज़ें इतनी अरेंज नहीं थी, बस हमें शो होती थी, लेकिन वो एक अरेंज वे में या अरेंज मैनर में नहीं थी। ठीक है ना, टेक्स्ट बैकग्राउंड इसका ब्लैक था और टेक्स्ट जो है वो ग्रीन कलर में शो होते थे यहाँ पे। ठीक है ना, फिर उसके आगे की अगर हम बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि एट द टर्न ऑफ द डेडिकेटेड गाइडलाइंस फॉर टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन designed were finally made widely available 1980-1981, and many screen began to take on a much less cluttered look through concepts such as grouping and alignment of elements। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में 1917 की बात करें तो 1917 में क्या था कि हमने स्क्रीन का आइडिया मतलब कि स्क्रीन का आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ कि स्क्रीन का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। फिर हमने एक स्क्रीन डेवलप भी की और वो स्क्रीन जो थी वो उसको मतलब कि वो सही तरीके से मतलब उसमें चीज़ें हमें डाटा तो शो होता था, लेकिन वो एकदम अरेंज वे में नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी हमें प्रैक्टिस और पैसेंस की ज़रूरत थी उसको यूज़ करने में, सीखने में। ठीक है ना, लेकिन आगे चल के चूँकि हम आगे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी तो हमने उसमें सुधार करना शुरू किया। तो उसके बाद से 1980 1981 की बात करें तो वहाँ पे एक नया उसी स्क्रीन को मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया गया, और इस बार जो स्क्रीन मॉडिफाई करके प्रेजेंट की गई थी वो क्या थी, उसमें ग्रुपिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी यहाँ उस स्क्रीन में जितने भी एलिमेंट्स थे वो या तो ग्रुप में थे या सही तरीके से अलाइन किए गए थे ताकि आसानी से चीजें समझ में आ सके। ठीक है ना, जैसा कि देखिए यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि 1980 की स्क्रीन कैसी थी। अब यहीं पे आप कंपैरिजन कीजिए कि 1917 में जो स्क्रीन थी उसमें और ये जो 1980s में जो स्क्रीन है इसमें दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है ना, ये देखिए किस तरीके से अलाइन है, अरेंज है। ठीक है ना, और यहाँ पे कहीं पे भी अलाइनमेंट या अरेंजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, बस ये है कि डाटा आपको शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारी चीजें एक अलाइंड है, एक सही तरीके से एक ग्रुप में है, मैनेज करके रखी गई है ताकि
किसी को भी आसानी से चीजें समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक हमारे स्क्रीन की हिस्ट्री थी। इसके बाद चूंकि हम लोग और आगे बढ़े, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो हम लोगों ने देखा कि क्या देखा, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, द एडवांटेज द एडवेंट ऑफ ग्राफिक yielded another milestone in the evolution of the screen design, illustrated in figure 1.3. While some basic design principles did not changes, grouping and alignment, for example, borders were made available to visual enhance grouping, and buttons and menu for implementing commands replaced functions की। ठीक है, तो देखिए कि कितनी चीजें इसमें और ऐड हुई। यानी कि पहले क्या था, हमने ग्रुप किया, अरेंज किया, लेकिन आगे चल के हमने फिर उसको और ज्यादा मॉडिफाई किया, जिसमें मेन्यू, कमांड फंक्शंस, आइकन्स, इनको इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू हम स्क्रीन को और ज्यादा इफेक्टिव बना सके। The entire field was supplemented by a multitude of other kind of controls, including list boxes, drop down combination boxes, spin boxes, and so forth. तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए आगे चल के हम लोगों ने किस तरीके से उसमें बॉर्डर्स बना दिए, मेन्यू बॉक्सेस बना दिए, जिसका यूज हम अकॉर्डिंग टू नीड करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें क्या है, ये और ज्यादा स्क्रीन को इफेक्टिव बनाई गई। यानी कि ये कब हुआ था, 1990 में। तो आप अगर आप केवल फिगर को देखते हैं तो भी आपको स्क्रीन की ब्रीफ हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, बस थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले 1917 की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी अगर हम बात करें तो टेक्स्ट है, विंडोज पे शो हो रहे हैं, सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है ना, स्क्रीन केवल ब्लैक है और केवल ओनली ग्रीन लेटर ही उस पर शो हो रहे हैं। ये 1917 में जब स्क्रीन इंट्रोड्यूस हुआ था, ये तब की पिक्चर थी। आगे चल के 1980s में जब हमने उस स्क्रीन को और मॉडिफाई किया तो आपने देखा किस तरीके से हमने ग्रुपिंग और अलाइनमेंट का यूज किया। ठीक है ना, तो ग्रुपिंग एंड अलाइनमेंट का यूज मैंने किया। ठीक है, तो तो इस तरीके से चीजें जो है हमारी स्क्रीन का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हुआ। ठीक है ना, कि अलाइनमेंट और ग्रुपिंग हुई। अलाइनमेंट और ग्रुपिंग में किस तरीके से हमने चीज़ों को फिर से एक साथ अरेंज करके रखा, ग्रुप में रखा, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। उसके बाद से फिर 1990 में हम लोगों ने स्क्रीन को और ज़्यादा मॉडिफाई किया। हमने उसमें बॉर्डर इंट्रोड्यूस किया, मेन्यूज इंट्रोड्यूस किए, आइकन्स इंट्रोड्यूस किए, जिसकी हेल्प से हमारी स्क्रीन और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। हम कमांड्स को स्क्रीन के थ्रू दे सकते थे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुई। तो ये आपकी स्क्रीन की हिस्ट्री थी। होप सो आप लोगों को समझ में आई हो कि किस तरीके से स्क्रीन डिज़ाइन धीरे धीरे प्रोग्रेस करता गया, और आज हम जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं, फिर वो स्क्रीन और स्टार्टिंग में जो सबसे पहली स्क्रीन डिजाइन हुई थी, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा आज का अगला पॉइंट है वो है द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि GUI, आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं GUI के बारे में। हम लोग, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड है। हम लोग अपने पर्टिकुलर जब भी लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं तो हम लोग उसमें एक GUI कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसके इंटरफेस को इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो होप्स आप लोग GUI से तो आप लोग वाकिफ हैं कि GUI है क्या। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और डीप इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो जैसा कि हेडिंग है द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज एन इंटरफेस दैट अलाउज यूजर्स टू इंटरैक्ट विथ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूजिंग आइकन्स एंड अदर विजुअल इंडिकेटर्स। The graphical user interfaces were created because command line interfaces were quite complicated and it was difficult to learn all the command in it. तो जैसा कि लिख रहा है कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो एक तरीका है जो कि आइकन्स के रूप में होता है, जिसके थ्रू हम कहें कि हम इंफॉर्मेशन को या ऑपरेशन को क्लिक करते हैं या इवेंट को जनरेट करते हैं। ठीक है ना,
कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो हम उसके थ्रू भी स्टार्टिंग में करते थे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट था। कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमें उसमें नंबर ऑफ कमांड्स याद करने की जरूरत पड़ती थी कि पर्टिकुलर इस कमांड से क्या होगा या इस कमांड से क्या होगा। लेकिन यहाँ पे GUI ने क्या किया कि भाई सिंपल आइकन्स आपके सामने रख दिए, आपको कमांड याद करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल जाते हैं उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे क्लिक करते हैं और वो इवेंट जनरेट हो जाता है और ऑपरेशन उस इवेंट के रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये काफी इजी है, यूजर को काफी आसानी से समझ में आ जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस इसकी अपेक्षा काफी डिफिकल्ट था क्योंकि यूजर को नंबर ऑफ कमांड्स याद करने की जरूरत पड़ती थी ताकि वो अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट कर सके। In today times, graphical user interfaces are used in many devices such as mobile, MP3 players, gaming devices, smartphones। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की डेट में हर जगह पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं हम लोग, स्मार्टफोन में करते हैं, गेमिंग डिवाइसेस में करते हैं, MP प्लेयर्स में करते हैं, मोबाइल्स में करते हैं और भी जगहों पे करते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ कि द बिलो डायग्राम प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये देखिए कि ये कुछ जैसा कि लिखा हुआ है, डायग्राम प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर डिवाइस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का अगर कंप्यूटर डिवाइस के अंदर कहाँ पे उसको प्लेस किया गया है, अगर कंप्यूटर डिवाइस की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहाँ पे प्लेस किया गया है, तो वो इस डायग्राम के थ्रू शो हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले यूजर है, यूजर किससे इंटरेक्ट होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहाँ जाता है, डिस्प्ले सर्वर पे, डिस्प्ले सर्वर से वो कर्नल पे जाता है, कर्नल से वो हार्डवेयर पे जाता है। ठीक है ना, यानी कि तब ऑपरेशन तब जाके परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो अगर आप इस सारे डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं तो इस डायग्राम के थ्रू आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है आपका, ये यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, देन उसके बाद से आगे के सारे ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब अगर हम एलिमेंट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जैसा कि लिखा हुआ है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस makes use of visual elements mostly. These elements define the appearance of the GUI. Some of these are described in detail as below. सबसे पहला विंडोज है, तो विंडोज में जैसा कि लिखा हुआ है कि दिस इज द एलिमेंट that displays the information on the screen. It is very easy to manipulate and Windows. It can be opened or closed with the click of an icon. Moreover, it can be moved to any area by dragging it around in a multi-tasking environments. Multiple windows can be open at the same time. All of these perform different tasks. ठीक है ना। There are multiple type of windows in a graphical user interface such as and containers windows, browser windows, text terminals windows, child windows, message windows। ठीक है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडोज का भी एक अपना कहें कि एक रोल है। ठीक है ना, और मोस्टली अलग अलग इंटरफेसेस में अलग अलग विंडोज का यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ब्राउजर विंडोज है, टेक्स्ट टर्मिनल विंडोज है, जैसा कि आप वर्ड जो भी जिस पे आप क्लिक करते हैं तो उस पर एक अलग विंडो खुल के आती है। ठीक है ना, तो हर यूजर इंटरफेस का एक अपना विंडो होता है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क को परफॉर्म करता है। उसके बाद से मेन्यूज की बात करें तो उसमें बहुत सारे मेन्यूज होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आपका एक एलिमेंट है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a menu contains a list of choices and it allow user to select one from them. A menu bar is displayed horizontally across the screen such as pull down menu. When any option is clicked it in this menu, then the pull down menu appears. Another type of menu is the context menu that appear only when the user performs a specific action. An example of this is pressing the right mouse button. When this is done, a menu will appear under the cursor. ठीक है ना, तो यूजर इंटरफेस में एक जो हमारा एलिमेंट मेन्यू है
जो कि एक नंबर ऑफ लिस्ट एक प्रोवाइड करता है जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस, अलग अलग इवेंट होते हैं और उनके थ्रू अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये अक्सर हम लोगों ने एग्जांपल में जो इसने दिया हुआ है कि हम अगर माउस से राइट क्लिक करते हैं तो कर्सर के नीचे हमारा मेन्यू बार खुल जाता है जिसमें अलग अलग एक्शंस होते हैं और जिस पे भी हम क्लिक करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वो एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम आइकन्स की बात करें तो जैसा कि आइकन्स की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइल्स, प्रोग्राम्स, वेब पेजेस etc कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्मॉल पिक्चर in a graphical user interface. This picture is also known as icons. Using an icon is a fast way to open documents, run program, etc. Because clicking on them yield instant access. ठीक है ना। तो आइकन्स के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाइल, प्रोग्राम, वेब पेजेस etc कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग अ स्मॉल पिक्चर, ठीक है ना। यानी आइकन क्या है, एक तरीके से एक पर्टिकुलर किसी फाइल का एक कहें कि एक फेस है, ठीक है ना, जिसपे क्लिक करने पे वो पर्टिकुलर फाइल, प्रोग्राम या वेब पेज ओपन हो जाता है, ठीक है ना। ये पिक्चर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसके थ्रू किसी भी ऑपरेशन को एक्सेस करने में काफ़ी आसानी होती है और कम टाइम में हम ऑपरेशन को एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों कंट्रोल्स की बात करें तो अगर कंट्रोल्स की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन इन एन एप्लीकेशंस कैन बी डायरेक्टली रीड और इन्फ्लुएंस यूजिंग द ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट्स। These are also known as bit gates. Normally, bit gates are used to display list of similar items, navigated the system using links, tab, etc., and manipulating data using checkbox, radio box, etc. ठीक है ना। तो कंट्रोल बॉक्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे कि हम ये भी एक यूजर इंटरफेस का या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें पर्टिकुलर कंट्रोल बॉक्सेस होते हैं जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर किसी भी कहें कि डिस्प्ले को, उसके नेविगेशन को या और सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो इसका एलिमेंट है वो आपका टैब्स है। और टैब्स में जैसा कि लिखा हुआ है कि अ टैब इज एसोसिएटेड विथ अ व्यू पेन्स। It usually contains a text label or a graphical icons. Tabs are sometimes related to widgets and manipulate tabs allow user to switch between different widgets. Uh, Tabs are used in various web browsers such as Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, etc. Multiple web pages can be opened in a web browser और user can switch between them using tabs, ठीक है ना। यानी कि जो नंबर ऑफ आपने देखा होगा कि हम ब्राउजर पे नंबर ऑफ खोलते रहते हैं और जैसे ही हम अलग अलग पेजेस खोलते हैं तो वो टैब अलग अलग टैब ओपन हो जाता है और जब भी हमें स्विच करना होता है तो हम जिस भी टैब पे क्लिक करते हैं तो हम उस वाले पर्टिकुलर पेज पे चले जाते हैं। तो ये टैब जैसा कि लिखा हुआ है ये एक तरीके से क्या कंटेन करता है, टेक्स्ट लेवल को कंटेन करता है, ग्राफिकल आइकन को कंटेन करता है और ये बताता है कि पर्टिकुलर इस टाइप के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपने ओपन की, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे एलिमेंट हैं आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।